दोस्तों, आज की दुनिया में कुछ ऐसे चेक पॉइंट्स भी है जहां से गुजरती हर खबर पूरी दुनिया को हिला देती है और उनमें से सबसे अहम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मैं हूं आपका होस्ट अहमद और आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक करंट अफेयर्स सीरीज। आज का एपिसोड एक ऐसे क्राइसिस पर है जो सिर्फ वेस्ट एशिया तक सीमित नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी, ऑयल सप्लाई और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तक सीधा असर डालता है। इस्लामाबाद में चल रही पीस टॉक्स नाकाम रही और उसके तुरंत बाद अमेरिका ने अपने जंगी जहाज भेजकर हार्मूज के रास्ते पर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस दिखा दी। इसके बाद चाइना, ईरान, फ्रांस और कई दूसरे देशों ने अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया और दुनिया एक नए टेंशन जोन की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। तो आखिर हो क्या रहा है और इसका असर हम सब पर क्या पड़ेगा और कैसे पड़ेगा? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट एस.ए. इसाकी सर। सर, कैंडिड टॉक्स में आपका दिल से स्वागत है और शुक्रिया कि आप इस इम्पोर्टेंट मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल, इस्लामाबाद पीस टॉक्स आखिर क्यों फेल हुई और उसके तुरंत बाद अमेरिका ने हार्मूज पर इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप क्यों लिया? पहली बात तो है कि ये पहले मरहले की बातचीत में जो है इसको नाकामयाब है बोल के तो नहीं बोल सकते पहली बात, और फेल हुआ है बोल के भी नहीं बोल सकते। लेकिन पहली मरतबे में जो बातचीत हुई थी उसमें कोई नतीजा नहीं निकला तो स्टैग्नेट हुआ था कि स्टैंड स्टिल पोजीशन है। सीज फायर अभी जारी है। सीज फायर के हिसाब से मैं जो मायदा पहले हुआ था वो हिसाब से इस महीने 21 तारीख तक सीज फायर जो है कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि 2 हफ्ते का था ना। तो पहली मर्तबा का जिसमें बातचीत में पिक्चर जो अभी तक सामने आ रहा था वो नेशनल मीडिया में रहने दो, अपने इंटरनेशनल मीडिया में रहने दो, 2 परसेप्शंस आ रहे। लेकिन इसका मेज़बान कर रहा था जो पाकिस्तान से के न्यूज़पेपर्स में जो आ रहा जी, वो थोड़ा अलग दिखा रहा, क्योंकि यहाँ पे ईरान जो है एडमेंट है, मतलब ज़्यादा तनाव और बात कोई नहीं मान रहा। ईरान जो भी कंडीशंस है अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहा। इसीलिए जो है हम इस कोई नतीजे पे नहीं पहुंचे बोल के अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जो इसमें बातचीत में जो जिसका क्या बोलते हैं लीडरशिप लिया था, मतलब जी। जो हेड करा था, जेडी वांस का कहना क्या था कि बहुत सारी चीज़ों में जो हम ईरान के सामने पेश करें मगर ईरान जो है अपने बात पे अड़ा हुआ है, इसीलिए बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी बोल के। लेकिन जो पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स का कहना ये है कि तकरीबन 21 घंटे के बातचीत में तकरीबन फैसला हो चुका था, क्योंकि एक मेन पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है उनका, एटॉमिक एनर्जी को लेकर, एटॉमिक बॉम्ब जो तो एटॉमिक वेपन्स जो भी है उसको लेके फर्स्ट पॉइंट पे जो है। तो यहाँ पे फर्स्ट अग्रीमेंट क्या, फर्स्ट कंडीशन क्या था अमेरिका के तरफ से कि भाई वहाँ पे कोई न्यूक्लियर वेपन बनाने का नहीं और जो है एनरिचमेंट रोक देना बोल के। लेकिन ईरान का कहना ये था कि भाई हम ऑलरेडी 2003 में ही जो आयतुल्ला अली खमैनी जिनका जो है जो शहीद हो गए थे, उन्होंने 2003 में ही न्यूक्लियर वेपन को हराम करार देते हुए एक फतवा इश्यू कर दिया था। तो इसमें ये बात पे तो ईरान क्लियर है कि भाई वो लोग एटॉमिक कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, ओके। लेकिन जो भी एनरिचमेंट हो रहा था वो लोग सिविल पावर के लिए, मतलब पावर जनरेशन के लिए और दिगर इस्तेमाल के लिए हम यूज़ करते बोल के। लेकिन अब यहाँ पे बातचीत पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स के हिसाब से बातचीत में कंडीशन ये आया कि भाई आप 20 साल तक कोई एनरिचमेंट का काम
न्यूक्लियर एनरिचमेंट का, आप जो है यूरेनियम एनरिचमेंट का काम आप आगे नहीं बढ़ा सकते, आप उसको उसके बाद 20 साल के बाद आप जीरो कर देना टोटल बोल के अमेरिका एक कंडीशन लगाई थी, जिस पे जो है ईरान 20 साल का नहीं, आप कोई आर्ड फिगर मतलब 7, 9 या 5 साल के तक हम कोई एतराज नहीं रहता, हम जो है जीरो को लेके आएंगे वहां तक, वी वर रेडी बोल के वो लोग एग्रीमेंट हो गए। और ये लोग अपनी तरफ से जो सैंक्शंस है ईरान पे वो उठाने के लिए जो है अमेरिका सब होगी। जो 21 घंटे के बातचीत में अंदर ये माहौल बन गया कि भाई ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू में ईरान इज एवरीथिंग इज ओके बोल के समझ रही थी, और जेडी वांस का भी रुख वैसा ही था कि भाई अब मायदा हो गया बोल के। लेकिन जब ये लोग अंदर एक रूम में बैठ के बातचीत कर रहे थे, बाहर जाके उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर दिए कि भाई कोई नतीजा नहीं निकला बोल के। तो वो सुन के ये लोग जो है हैरान हो गए बोल के, ये पाकिस्तान को कोट करते हुए अब एनालिस्ट बता रहे। तो ये हिसाब से देखा गया तो जो है एक पूरा कंट्री वर्ल्ड वाइड में अमेरिका और इजराइल ये बताना चाह रहे थे कि भाई हम बातचीत के लिए कदम आगे बढ़ाए थे, लेकिन अडमेंट है, तन के बैठ गया है ईरान, इसीलिए हम ईरान के ऊपर जो है हमारे पास कोई दूसरी रास्ता नहीं है, तो हम वार करने के वास्ते ही बोल के एस्केलेट करने के वास्ते सिचुएशन बताने के वास्ते करे बोल के। अब पिक्चर भी वैसा ही दिख रहा, क्योंकि एक तरफ से बातचीत चल रही थी, बातचीत के दौरान पे जो है 21 घंटे के बातचीत में 12 घंटे जो है जेडी वांस ट्रम्प से बात करे तो, और कई मर्तबा जो है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ में भी। और नेतन्याहू का रीसेंट और एक स्टेटमेंट आया था कि भाई मेरे को जेडी वांस रिपोर्ट कर रहे। रिपोर्ट किसको करते? आपको बॉस को आप सबऑर्डिनेट रिपोर्ट करता, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो है जेडी वांस को एज ए सबऑर्डिनेट के जैसा ट्रीट कर रहा बोल के एक मैसेज तो जाता है ना। तो हिसाब से देखा गया तो ये गहरी चाल हो सकती कि भाई पिक्चर ऐसा क्लियर करें बोल के। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू में और फिर उसको हटके और एक पॉइंट भी है इसमें कि 21 तारीख को ख़त्म होएगा सीज फायर का पीरियड, लेकिन अब फिर एक और एक न्यूज़ अब फिलहाल चल रही है, फिलहाल एक चल रही कि ये आइंदा आने वाले जुमेरात के दिन फिर और एक दूसरी मरहले की बातचीत के लिए फिर हो सकता है कि फिर इस्लामाबादी मेज़बान करेंगे इसके लिए। और ये जो पीरियड जो है ना ये 27 तक एक्सटेंड करते हुए ट्रम्प का स्टेटमेंट आया बोल के मैं सुना था। अभी उस पर जाके फिर उसको सर्च करके देखना है। अगर ये हिसाब से देखा गया तो अमेरिका का एक सीधा साधा चाल एक दिख रहा कि ये पूरे दौरान में सबसे ज़्यादा मुतासिर क्या हो रही, अब इकोनॉमिक सिचुएशन का उसको तेल के दाम बढ़े वगैरह वगैरह, इसको एक सेकंड के वास्ते बाजू रखे, सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा स्टॉक मार्केट्स है ना। लोगों का कई लाखों रुपयों का पैसा जो है एवापोरेट हो जा रहा। इसमें एक चाल बता रही, इसके ऊपर भी एक आर्गुमेंट हो रहा, क्योंकि इंडिया का शाम अमेरिका का सुबह। तो इंडिया के अमेरिका में शाम में ट्रम्प का ये ऐलान होता कि भाई जंग तेज होने वाली है, एवरीथिंग अब आइंदा चल के कुछ भी नहीं होने वाला, पूरा जो है वर्ल्ड वार आने वाली है जैसा एक स्टेटमेंट दे देता। कब हंगामा स्टेटमेंट कब दे रहा? अमेरिका में रात में देगा, उसी वक्त तो हमारे यहाँ पे अब सुबह तो हमारा यहाँ स्टॉक मार्केट खुलेगा, तो वो स्टेटमेंट आते ही हमारा स्टॉक मार्केट जो है मुतासिर हो जा रहा, मुतासिर होके जमीन तक गिर जा रहा। तो नुकसान किसका? और उसी यहाँ पे इंडिया के शाम के वक्त में वहाँ पे अमेरिका में सुबह होती तो वहाँ स्टेटमेंट ये देंगे कि एवरीथिंग फाइन। तो अमेरिका का स्टॉक मार्केट का इंडेक्स जो है बढ़ जा रहा, आसमान को छू जा रहा। तो इसमें क्या है, तो जितने भी एशियन कंट्रीज में जो भी है इसका असर होगा ना, तो मतलब जो है स्टॉक्स वगैरह कंपनीज इसका ये पूरा मुतासिर हो रहा। तो इसके पीछे कोई कॉर्पोरेट चाल भी हो सकता। ये सब खेलने के लिए अब ये लोग टाइम बाइंग करके और इमीडिएटली एक तरफ बातचीत हो रही, ये चल रहा, और दूसरी तरफ से जो है उसमें जंगी जहाज जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के पास
भेज दिया। तो इसका मतलब है ये लोग इसको और चंद दिन जी ये चला के कुछ इकोनॉमी जो है स्पॉइल करने की कोशिश हो सकती। और देखना है अगर ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है तो फिर जुमेरात में सेकंड मरहले के अगर बातचीत आगे बढ़ती या नहीं बढ़ती उसके बारे में देखेंगे। सर, क्या आप इससे यूएस का जो है प्लान्ड और स्ट्रैटेजिक मूव मानते हैं, या फिर ये किसी इमीडिएट थ्रेट का डायरेक्ट रिस्पांस हो सकता है? नो, ये आपका पूछने का मतलब है अमेरिका का जो है जो भी हाँ, एक्शन हो रहा हो जो भी action ये जो जो हो है इमीडिएट नीजर्क रिएक्शन है, मतलब ठंडा करने के लिए, या नहीं तो एक सोची समझी चाल है। बल्कि ये तो पूरा सोची समझी चाल है, क्योंकि यहाँ पे अब देखो सवाल ये है कि ईरान से मतलब ईरान के जो कंडीशंस है उसमें चंद कंडीशंस, वो न्यूक्लियर वगैरह, और न्यूक्लियर से उतना ज़्यादा थ्रेट अमेरिका को इमीडिएट नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर बम बना के जो है ईरान बैठे बैठे लेके जाके अमेरिका पे डालने वाला नहीं है। जी। तो और ऑलरेडी न्यूक्लियर बम बनाना हराम करार दिए, तो न्यूक्लियर बम का कोई थ्रेट अमेरिका को नहीं है। जैसा कि न्यूक्लियर बम से ईरान से जो है वो इमीडिएटली बना के कोई गल्फ ममालिक पे डालने वाला भी नहीं है। रहा सवाल इजराइल के साथ में टेंशन है, इजराइल के कुछ नुकसान हुआ तो इजराइल के ऊपर डालने का एक डर तो बना हुआ रहता। ये एक पॉइंट इसको अलग रख देंगे। और मेनली सबसे सैंक्शन उठाने से भी अमेरिका को कोई इमीडिएट नुकसान नहीं आता, लेकिन उसका जो कंडीशन है, अब पूरा दारोमदार अमेरिका का दारोमदार पेट्रो डॉलर का एवरीथिंग डिपेंड कहाँ पे है, पर्शियन गल्फ पे ठहरा हुआ है। क्योंकि जितने भी ऑयल एक्सट्रैक्टेड कंट्री एक्सट्रैक्शन करने वाली, जहाँ पे प्रोडक्शन बोलेंगे आप, ऑयल जहाँ जहाँ पे भी है, तेल जहाँ जहाँ से निकलता है, कि कुवैत में अमेरिका का आर्मी बेस है, बहरीन में आर्मी बेस है, सऊदी अरेबिया में आर्मी बेस है, क़तर में आर्मी बेस है। ये 4 मेन कंट्रीज पे जो है उसका टोटल कब्जा है। और छोटे छोटे उधर के ममालिक जो भी, और यूएई के अंदर जो 7 कंट्रीज आते हैं, वहाँ पे जहाँ पे भी मेन में ये पूरा ऑयल निकालने का सब काम इनका। यहाँ से अमेरिका के पूरे आर्मी बेसेस वगैरह निकाल ही दिया तो अमेरिका का वजूद ही ख़त्म हो जाता वहाँ से। जी बिल्कुल सही। अब दो तरफ से अमेरिका का आर्मी बेस बनाने का मकसद दो तरफ से हो के रहता कि भाई आपको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ बोल के, है ना। अब आपको प्रोटेक्शन देने के मकसद से मेरा जो भी आर्मी है मैं आपके पास डिप्लॉय करके रखा। तो अगर आप कल सुबह में मेरे के साथ अगर बगावत करें तो फिर मैं यही आर्मी आपके साथ तो इस्तेमाल करता हूँ ना, कर सकता हूँ ना। तो यही तरीके से वहाँ लेके जाके अमेरिका ड्यूअल स्टैंड पे लेके आके रख लिया सो है। अगर वहां से हट गए तो पहले उनके ऊपर कंट्रोल चले आता, और आज आपको प्रोटेक्शन दे रहे बोल के आप मेरे से मुतमईन हैं, और आपके दिल में डर भी है कि आप मैं हथियार आपके साथ में यूज करता हूँ बोल के आप आज मेरे को तेल दे रहे हैं। कल मैं वहां से हट गया हूँ तो आप मेरे को तेल दे सकते या नहीं भी दे सकते, तो मेरा वजूद ही खत्म हो जाता ना। तो मेन वो अमेरिका के इकोनॉमी को कोलैप्स कर देता, डॉलर का वैल्यू गिर जाता। तो कहाँ से हटेंगे अमेरिका वहाँ से। तो ये शर्त के लिए तो बैठा हुआ अंगाओं ने, तो इसीलिए उसका स्ट्रैटेजिकल मूव रहता। तो इमीडिएटली आज सुबह में बोरिया बिस्तर बन के, क्योंकि आप तो आर्मी बेसिस तो वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया ईरान, लेकिन और उसको रीबिल्ड कर रहा का सबका उसका कैपेसिटी रीबिल्ड वगैरह कर लेता, मगर वहाँ से पूरी तरह से आप हट जाओ तो ये लो है जो खटकता रहता उसको। तो यहाँ पे जो है अमेरिका जो है थोड़ा इसके लिए, और ये सब हटके अमेरिका को पीछे से आप ईरान के साथ में अग्रीमेंट मत करो। अगर ईरान का सुपर पावर बन गया, ईरान का दबदबा जो है मिडिल ईस्ट में हो गया तो हम कहीं के नहीं रहते बोल के पीछे गाना वाला तो ऑलरेडी पीछे बैठा हुआ है, कौन, इजराइल। तो ये सोची समझी चाली है। तो अगर जहाँ पे उसको फायदा, और रहा दूसरी बात स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे, पहले क्या बोल रहा था कि भाई नहीं, अब एक्चुअली वो तो फ्री रूट था, सिर्फ वहाँ पे भी जो है आर्मी वहाँ पे भी जो ये प्रोटेक्शन के लिए जगह बनाए हुए, यूएस भी बनाया हुआ है, ईरान का भी वहाँ पे जंगे जहाज़ रहते हैं, उसके भी जंगे जहाज़ रहते हैं। अब दूसरे कंट्रियों को भी जो है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेक्शन पायरेट्स जो समुद्री
डकॉइट के लुटेरे ग्रुप जो से रहते, होते हैं, लुटेरों के ग्रुप थे जी। ना, उनसे बचा के वहां से हार्मोज से गुजरने, क्योंकि मेडिटेरियन में सी में वहां पे जो सोमालियंस के सबके भी जो है पायरेट्स का एक प्रॉब्लम जी। था ना, तो वो लोगों को उनसे बचाते हुए वहां से निकालने के वास्ते वहां पे पूरा आर्मी तैनात गया रहता, वहां पे पूरे नेवल वाले रहते, पूरे दूसरे वहाँ जितने भी हैं फोर्सेस और वेपन्स एवरीथिंग वहाँ पे डिप्लॉय होके, अमेरिका के भी हैं और ईरान के भी है, एज वेल एज अदर थोड़ी दूर में जो है चाइना के भी रहते और दूसरे कंट्री ममालिक के भी हैं। तो ऐसे प्लेस में अब इमिडिएटली ईरान का नया पॉइंट क्या था कि हम वहाँ से टोल कलेक्ट जी करेंगे। हाँ। अगर टोल कलेक्ट करना ईरान शुरू कर दिया तो इंटरनेशनल इकोनॉमी पे कितना असर होगा उसके ऊपर, तो कितना इम्पैक्ट करेगा, और खास तौर तो पे अमेरिका भी कुछ अमेरिका impact को, करेंगे। हाँ अमेरिका के ऊपर भी, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी, अब देखो सबसे ज़्यादा तेल की ज़रूरत जो पूरी होती वही रास्ते से पूरी होती, जिसमें जापान है, ताइवान है, अमेरिका का परसेंटेज कम होगा, जी मगर वो अमेरिका के जो है अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा ऑयल के वहाँ पे भी खजाने हैं, जी लेकिन वहाँ पे वो जो ऑयल निकलता वो तेल जो है पूरी तरह अमेरिका को इस्तेमाल नहीं हो सकता, थोड़े चीज़ों को काम नहीं आता, तो वो कंपलसरी गल्फ में जो ऑयल मिलता है वो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट होना है। अमेरिका में जो मिलता है उसे बताया जाता है कि शल ऑयल बोल के, जो पत्थर के नीचे से निकलता, ये तो जो है समंदर और ज़मीन अपने रेगिस्तान में से निकलता सो हुआ ऑयल है। ये थोड़ा क्वालिटी में डिफरेंस, क्वांटिटी में डिफरेंस और उसमें से जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो डिफरेंस, ये पूरा है। तो ये चीज़ों में अगर आप ये लगाए तो ये स्ट्रैटेजिक एक मूव है इसके लिए। तो ईरान को के पूरे शराइत को जो है अमेरिका एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा उसको स्ट्रगल होता है। या तो अब ईरान को बोल रहा कि आप इसके ऊपर जो है टैक्स मत ना ले, हाँ टैक्स मत डाले, बोल लिए तो भी लिए, तुम मैं मिलके लेंगे बोल रहा। हाँ दोनों मिलके वो जो कलेक्ट करने का बोल के है ना, अगर वो भी अगर लेकिन अब ईरान क्यों देगा भाई, उसके इनकम में अगर शुरुआत भी कर दी, क्योंकि आज तक उसके ऊपर कोई टोल नहीं था वहाँ पे, तो हम और इसका भी ये था ना, इससे पहले ये स्टेटमेंट के आप जैसा बोले हम दोनों मिलके, तो डोनाल्ड ट्रंप का भी एक स्टेटमेंट था, आज तक जितने भी जहाज़ा वहाँ पे गुजरते थे हम फ्री में आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, हम क्यों सिक्योरिटी प्रोवाइड करें आपको, हम भी चार्ज करेंगे। मतलब आर्ग्यूमेंट से एक जेन्युइन है, जस्टिफाइड है, क्योंकि तुम्हारी जो निकल रही आपको फ्री पासेस दे रहा हूँ मैं, आराम से आप जा रहे, आपको जो है सिक्योरिटी सब प्रोवाइड करके एस्कॉर्ट करके आपका तेल जो है मैं सेफ रास्ते तक पहुंचा रहा हूँ, तो फिर मैं कहीं को फ्री में कहीं को सर्विस ऑफर करूँ, या तो सिक्योरिटी आप लोग खुद रख लो तो खुद रख लो। अब अगर वही हुआ तो फिर इंडिया भी जो है अपने अपने जहाज़ों की सिक्योरिटी कर लेना, मतलब सामने एस्कॉर्ट पीछे एस्कॉर्ट, हाँ तो फिर ये हिसाब से देखा गया तो ये। लेकिन अब जैसा कि आप बोले, सोची इमीडिएटली कोई इमीडिएट रिएक्शन तो नहीं, सोचे समझ का चाल ही चल रहा है अमेरिका। सर चाइना ने इस सिचुएशन पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है, तो असल में चाइना क्या कह रहा है और उसकी आखिर चिंता क्या है? मेनली क्या है, ईरान और चाइना के बीच में रिलेशंस के बारे में अपन बहुत सारी बात कर ले, क्योंकि पूरा ईरान के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हो, लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, एवरीथिंग में चाइना जो है सपोर्ट और बहुत बड़ा बैकबोन है, और जितना भी ऑयल वहां से निकला सबसे बड़ा परचेजर ईरान के पास से ऑयल लेने वाला चाइना है। तो अभी तक सब सेफ पासेज हो रहा वहां पे। अब उसके ऊपर हार्मोज, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे किसी तरह के रुकावट से जो है इसको मुतासिर होगा उसका इकानमी, तो ईरान का चाइना का खामोश बैठेगा। चाइना ये बोल रहा कि भाई हमारे पर कोई टैरिफ वारिफ नहीं, हमारे वेजल्स को आप आराम से जाने दो, अगर हमारे वेजल्स के ऊपर कोई रुकावट जो है पेश आई, क्योंकि ट्रंप का अनाउंसमेंट क्या था, ये इस्लामाबाद टॉक्स के ऊपर कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद में इमीडिएट उसका स्टेटमेंट क्या है, हम ब्लॉक कर देंगे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, है ना, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, मतलब अब ऑलरेडी ईरान जो है पाबंदी लगाई, वहाँ पे रोक लगाई हुई है, उसके ऊपर इनका और एक रोक, मतलब बोले तो जो भी अब उसका ये रोक कैसा लगाए उन्हें, कल रात के 7:30 बजे से इंडियन के टाइम के 7:30 बजे बोले तो वहाँ की अमेरिका के सुबह के हिसाब से जो है कल वहाँ पे
ये रोक लगाना शुरू कर दिए। जी। उसे तकरीबन 15 जंगी जहाज जो है हार्मोज के अतराफ जो ले आके वहाँ पे तैनात कर दिए गए। तो वो लोग क्या करें, छोटे छोटे जहाज लेके जो भी अगर गुजर रहा हार्मोज से, मतलब जहां तक पाबंदी है वो पाबंदी के पास अगर आ रहा बोले तो कुछ टोल वगैरह दे के आ रहा ना वो, जी। उसको आगे आने के बाद ये लोग ना रोक के ऊपर उसके ऊपर जाके उसकी पूछताछ करके उसके पेपर्स चेक करके, अब कुछ भी नहीं, जैसा कि समुद्री लुटेरे जैसा जाके कश्तियों में जाके उसके ऊपर जी। दूसरे बड़ी जहाज के ऊपर बैठ जी। चढ़े जाते, उसी तरह से हेलीकॉप्टर से ये बोट्स लेके जाके रोक के वहां पे उनसे पूछताछ कर रहे, आप टैक्स भरे क्या, मतलब टोल, ऐसा ये पूरे पूछताछ करके रोक रहे बोल के अभी तक न्यूज़ आ रहा। जी। उसमें चंद कहीं इसके लिए एक इंडिया का वेजल भी पास हो गया फ्री, और जो है 1-2 चाइना के भी अभी तक वहाँ से हार्मोज के रूट से गुजर गए बोल के अभी तक इन्फॉर्मेशन है। 1-2 जो ऊपर से आ रहे थे चाइना के वेजल्स, वो दूसरे रास्ता लेके उधर से गुजर गए बोल के वो एक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अभी तक फिजिकली कोई चाइना का वेजल्स को अभी तक नहीं रोका। जी। अगर आप चाइना का रोके तो हम उसके बारे में थोड़ा सख्ती से पेश आना पड़ता बोल के लिए, और बताया जाता कि भाई ये जो सी का वो टोपोग्राफी अलग ही रहता ना, हिंद महासमुद्र, इंडियन ओशन, हिंद महासमुद्र बोलते ना, तो वहाँ पे जो है ऑलरेडी चाइना के थोड़े वारशिप्स लेके जाके वो लोग यहाँ पे उधर से लगाए बोल के, तो और दूसरे कंट्रीज के भी, और फ्रांस भी बोला कि डी एस्केलेट करो। बाकी जो जितने भी यूरोप कंट्रीज है वो भी यूरोप कंट्रीज में को भी जो है हार्मोज से ही आपको ऑयल गुजरना है, तो ये पूरे कंट्रीज अब स्लोली प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। अब जैसा कि आप पहले बोले थे ना, आपका स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के उन्होंने कैसा स्टेटमेंट दे रहा, और ये कैसा फिर अब इमीडिएट अपने आप से स्टेटमेंट दे दिया कि बोल के बता रहे हैं ना कि 27 तक एक्सटेंड करना, ये सब देखा गया तो जो है इन्हें डबल गेम खेल रहा अमेरिका। एक तरफ जो है सिचुएशन बहुत संगीन है बोल के बता रहा है, खराब है बोल के दुनिया को बता रहा है, और दूसरी तरफ वहां पे अमेरिका में बोल रहा है कि भाई एवरीथिंग इज फाइन बोल के। तो ये इसके वजह से अमेरिका का इकोनॉमी को वैसा ही बरकरार रखते हुए बाकी कंट्री को इकोनॉमिकली जो है, अब ईरान को अगर इसी तरह से पूरा हार्मोज के पास पूरा अगर रोक दिया तो वहां से ऑयल बाहर नहीं निकलती। अब चाइना को ऑयल अगर भेजा तो जो है उनको इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हो कुछ भी हो फंड्स आने का उधर से रहता, तो इकोनॉमिकली भी उसको तोड़ने की कोशिश करने के वास्ते ये सब कुछ ये कर रहा है, और प्रेशर टैक्टिक्स। अब ईरान को झुकाना बोले तो ये सब कुछ करना है बोल के। सर, ईरान इस सिचुएशन को कैसे देख रहा है? क्या उससे लग रहा है कि ये सीधा उसके खिलाफ कोई कदम उठाया जा रहा है, ऐसा कुछ महसूस कर रहा है ईरान? एक्चुअली विजिबल है ना आपको, जी। जितने भी अब इजराइल के तरफ से भी जो भी चाल हो रही, कल तक वो मिसाइल बॉम्बिंग ये सब हो गया जी। तो अब तो बॉम्बिंग वगैरह तो नहीं हो रहा, लेकिन अब टैक्टिकली ईरान को पूरी तरह जो है इकोनॉमिकली निचोड़ने के वास्ते कोशिश तो है। मतलब हार्मोज के ऊपर कब्जा अगर अमेरिका पा लिया तो ऑलमोस्ट इसका कमर तो टूट ही जाएंगे। मतलब उसमें तो अभी हार्मोज से इमीडिएटली इकोनॉमी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन एवरीथिंग जब रेगुलेट होएगा ना, कितने वेजल्स जा रहे अब एक्चुअली ईरान के ऊपर सैंक्शंस है अमेरिका के, तो 50 साल से हैं। सैंक्शन के हिसाब से आप ऑयल नहीं बेच सकता। ये पूरा क्या है, शैडो बेसिस पे ये ऑयल बेचने का है। मतलब वहाँ पे ऐसे ऑयल का वेजल अगर निकला, वेजल बोले तो जहाज निकला, तो उसकी दूसरी कंट्री का एक थोड़ी दूर तक जो है पहुँचने के बाद में दूसरे वेजल्स में ये पूरे बैरल्स शिफ्ट करके दूसरे कंट्री का जो है फ्लैग लगा के थोड़ी दूर तक पास होते, फिर वहां से जो है ओरिजिनल रूट लेके ये लोग जाते। मतलब चोरी छुपे से बैक डोर से जो है ऑयल बेच रहा, तो उसके लिए हार्मोज के थ्रू ही जाता, लेकिन वो जाने का तरीका कुछ अलग रहता। तो अब हार्मोज के ऊपर अगर कंट्रोल आ गया तो इनके जहाज का एक भी बैरल बाहर नहीं निकलता ना, क्योंकि सैंक्शंस है। तो फिर ईरान कहीं का नहीं रहेगा। तो ये एक है। तो और अगर ये मतलब अगर इसमें इन्वॉल्व होना बोले तो ईरान की संप्रभुता बोले तो सॉवरेनिटी के ऊपर,
आप इंटरफेयर हो जैसा ना, जी हाँ, जी। क्योंकि इंटरनेशनल लॉस रहने दो, जेनीवा कन्वेंशन के जो भी मायदे रहने दो यूएन के तरफ से, वो सो कोई कंट्री की सॉवरेनिटी में दूसरा कंट्री मदाखलत नहीं कर सकता। जी हाँ, अब यहाँ पे अगर आके आप हार्मोज पे बैठ गए और आपका बैरल का भी नहीं हो रहा, तो आपका इंडिपेंडेंसी पूरा खो जाता है ना। फिर आप किसके, आपका दारोमदार किसके ऊपर डिपेंड होगा? अमेरिका आपके ऊपर हो जाएगा। सही है। तो ये जो है पूरा, अब इसीलिए डेफिनेटली ईरान जो है किसी सूरत हाल में बेंड होने की कोशिश तो नहीं करेंगे। नहीं करते। सर, यूरोप का रोल हम देखते आए हैं, हमेशा इंटरेस्टिंग रहा है, ख़ास करके फ्रांस जैसे देश जो अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन रखता है। तो इस करेंट क्राइसिस में उनका रवैया क्या रहा? क्या वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है या फिर जो है एक न्यूट्रल लाइन फॉलो कर रहा है? एक्चुअली ये फ्रांस जो है वो नाटो के 30 या 40 हाँ, कंट्रीज जी, का एक countries के ग्रुप साथ। है ना। तो ये ग्रुप का मेंबर है अमेरिका के साथ जी। में। तो अगर अमेरिका कुछ डिसीजन लिया, वो लोगों का मेन थीम क्या है, ये नाटो कंट्रीज के ऊपर किसी के ऊपर भी कोई भी अटैक हो गया तो पूरे कंट्रीज के ऊपर अटैक हो, जैसा एकजुट होके हम जो है दुश्मन का सामना करना बोल के ये लोगों का मायदा है। लेकिन अब ये वार में क्या हुआ, जैसा ही वार शुरू होते ही स्पेन डिसएसोसिएट हो गया और बोला कि ये एस्केलेशन हम नहीं चाहते, ये जो है उनकी सॉवरेनिटी में अननेसेसरी इंटरफेरेंस है, वो ईरान के साथ में जंग वाजिब नहीं है, बल्कि वो लोग डिक्लेयर करके हट गए और हम हमारी कोई फोर्सेस नहीं भी जाते बोल के। और सेकंड जो है फ्रांस भी सेम तरीके से स्टेटमेंट दे दिया कि भाई हम नहीं चाहते कि, और हमारे बेसिस भी ये लोग सिर्फ हम जंग, आपको कोई मिलिट्री का सपोर्ट देते नहीं का बात का छोड़ दो, हमारे बेसिस मतलब हमारा लैंड जो है उनके ऊपर अटैक करने को बेस बनने के वास्ते भी हम आपको परमिशन नहीं देते। मतलब कि जैसा कि अब सऊदी अरेबिया में बैठ के अमेरिका जो है ईरान को ऊपर वार कर सकता है क्योंकि आपका उसका मिलिट्री बेस है। उसी तरह जो है आप हमारे देश में बैठ के, उनके भी अब नाटो कंट्रीज में यूएस के मिलिट्री बेसेस है वो इंटर एक्सचेंज में, तो वहां से जो है वार कर सकता है ना, तो वो भी अलाउ नहीं करते हम बोल के। फ्रांस बोल दिया, इटली भी बोल दी मेरे ख्याल से, मैं कहीं सुना था, स्पेन तो खुल के बोल दिया। तो और ये सबसे हटके टर्की जो है नाटो है और ईरान को सपोर्ट करने की बात कर रहा है। तो कोई भी ये जंग नहीं चाह रहा और ये एक तरफा जंग है, ये होना बोल के ये लोग अननेसेसरीली ईरान को सता रहे बोल के यूरोप कंट्रीज में भी, खास करके नाटो कंट्रीज में भी वो फीलिंग है। और सबसे भी हटके सबको भी हार्मोज का रूट होना है। अगर वो पड़ गया, बंद हो गया, तो अब इटली, फ्रांस, स्पेन, ये पूरे जितने भी देश हैं, क्यों इसीलिए है ना इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी इमीडिएटली सऊदी अरेबिया ना वो कतार वगैरह आके टूर करके उनसे जाने का मकसद ही है कि भाई हम कुछ बातचीत करेंगे। मतलब ये इंटरनली हो सकता कि भाई आप इत्मीनान रहो, हम आपके ऊपर और ज़्यादा नुकसान नहीं हो जैसा दिखते, यू प्रोटेक्ट योर पूरे आयल, क्योंकि वहाँ से आयल नहीं मिला तो ये लोग पूरे बंद हो जाते हैं यहाँ पे आयल और गैस का। तो ये हो सकता है, इसीलिए फ्रांस हो, स्पेन हो, बाकी के जितने भी दिगर ममालिक है वो लोग सब जो है ये वार के खिलाफ हैं और अमेरिका के साथ देने के वास्ते ये लोग तैयार नहीं है। और वो लोगों को मालूम है कि अमेरिका अपने लिए वार ये नहीं कर रहा, ये वार जो है अमेरिका इजराइल के लिए कर रहा बोल के, ये अमेरिका का दुश्मन दोस्त है। हाँ, ये मेन इसीलिए। अगर हम रशिया की बात करें तो हिस्टोरिकली जो है वो मिडिल ईस्ट के कई इश्यूज में अपना स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस रखता आया है। तो इस करंट सिचुएशन में आप रशिया का रोल को कैसे देखते हैं? क्या वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा है या फिर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है? नहीं, ये एक स्ट्रैटेजिक रोल ही है अभी तक जी। क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मतलब का आप वार में शामिल होने की बात कर रहे हैं ना। हाँ, जी। तो एक्चुअली वार में अभी तक वो शामिल होने का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उसका कोई अभी तक नहीं हुआ, लेकिन पूरी तरह सपोर्ट जो है ईरान को उसका सपोर्ट है। रशिया के साथ में जो है फाइनेंशियली हेल्प मिल रहा, मिलिट्री के तरफ से भी हेल्प मिल रहा, मतलब उसके कई
जंगी जहाज रहने दो, ये पूरे चीज़ें जो है अब ईरान उसके कुछ सप्लाई कर रहा वहाँ पे। तो आर्म्स एंड आर्मिनेशन का सप्लाई तो रशिया से हो रहा, तो खुलेआम है, सबको भी मालूम है, अमेरिका भी ये वेल नोन इसको बताता है। और रहा दूसरी सवाल, क्योंकि मिडिल ईस्ट अभी तक चाइना, रशिया, ईरान एकजुट है और ये ऑलमोस्ट सुपर पावर के कंपटीशन में है जैसा जी हाँ है। तो अब इमीडिएटली इन जाके तो अमेरिका के साथ कोई दोस्ती करने की एक भी पहलू नहीं करेंगे रशिया की तरफ से। अलबत्ता ये इस्लामाबाद के फर्स्ट राउंड टॉक्स में कोई नतीजा नहीं निकल के स्टैंड स्टिल रहे वक्त इमीडिएटली वो तो कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन वो जेडी वांस का स्टेटमेंट के हिसाब से फेल्यूर हुए जैसा ही ना, आप जैसा पहले बताए थे। तो वो वैसे सिलसिले में रशिया का आया और पुतिन रशियन का प्रेसिडेंट जो है इमीडिएटली ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से भी बातचीत हुई उनसे। तो इस सिलसिले में खुलेआम पेशकश किया कि भाई अगर ज़रूरत पड़े तो हम खुद नेगोशिएशंस में पार्टिसिपेट करके हम नेगोशिएशंस को लीड करेंगे अगर ज़रूरत पड़े तो, ईरान अगर चाह रहा तो मतलब हम ईरान के साथ हैं, हम ईरान की आवाज़ बन के आके नेगोशिएशंस को जो है लीड करेंगे बोल के, है ना। तो इसका मतलब ये है। और चेचन्या और रशिया के बीच में अच्छी से दोस्ती है। पहले एक ज़माने में यूएसएसआर के टाइम पे जो है लड़ाई जंग हुआ था, वो अलग बात है। अब बाद में इंडिपेंडेंट कंट्री होने के बाद में पुतिन का पूरा बागडोर संभालने के बाद में तो मुस्लिम्स के साथ में रशिया में पुराने यूएसएसआर में रहने दो, प्रेजेंट रशिया में रहने दो, मुस्लिम के साथ में उसका अच्छा सा तालमेल जमा हुआ है। तो वैसे चेचन्या अब क्या अनाउंस करी थी कि हम ज़रूरत पड़े तो ईरान के साथ में जंग में शामिल होंगे बोल के। तो इसका मतलब है कि भाई जो पुराने सोवियत रशिया में किसी तकरीबन कंट्रीज में से जो है वो ईरान के साथ देने के वास्ते, जब रशिया ही साथ दे दिया तो ऑटोमेटिकली ये लोगों का चांस है। तो रशिया अब जो है डायरेक्ट उतरने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका को ये चीज़ क्लियर कट मालूम है कि भाई ईरान का सरपरस्त रशिया है और उसकी पूरी सरपरस्ती रहेंगे, और ज़रूरत पड़े तो ओपनली जो है अमेरिका को रशिया चैलेंज करने की अगर ज़रूरत पड़े तो कर सकता है, काउंटर दे सकता है। सर, इंडिया जैसे देश जहां एनर्जी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी भी हाई है, तो ऐसे क्राइसिस में इंडिया कितना वेलनरेबल हो जाता है, या फ्यूल सप्लाई या प्राइजेस पर दोनों पर जो इम्पैक्ट जो मिल रहा है वो कहाँ तक अपने को देखने को मिलता है? इंडिया के ऊपर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ही होगा। और ख़ास करके देखो, कल तक इंटरनेशनल मार्केट में एक बैरल का कॉस्ट था $100। जी हाँ, $100 बहुत ज़्यादा है। 65, 70, $75 से के बीच में गेम चलते रहती। 50 से लेके $80 के अंदर वो फ्लक्चुएट होते रहता। ये वार होने के बाद में फर्स्ट टाइम 100 तक चले गया था कल परसों। आज कितना है मालूम? $150 हो गया, $150, हाईएस्ट रिकॉर्ड आज के डेट के हिसाब से, हाईएस्ट रिकॉर्ड अब तक मैं समझता हूँ अब तक वर्ल्ड में पहली बार होगा। लेकिन अब तो रिकॉर्ड लेवल बोल के बता रहे हैं, इससे पहले कभी हुआ होगा उससे नहीं मालूम, मगर रिकॉर्ड लेवल पे आज 150 को आ गया। अभी तक इंडिया को जो है मेन ऑयल सोर्स कहाँ से है? हार्मोज से ही आना है, वो पूरा रुक गया सो है। तो अब इंडिया के साथ में ईरान के रिलेशंस अच्छे ही थे, है। बीच में वो इजराइल, प्राइम मिनिस्टर इजराइल जाके इजराइल में सपोर्ट करने के बाद में थोड़ा वो स्ट्राइन होने के रिलेशंस देखे, लेकिन अब इंडिया का रुख थोड़ा सा बदला सा दिख रहा, क्योंकि कल तक कुछ भी आवाज़ नहीं उठाए थे खमैनी के डेथ के बारे में, शहीद के बारे में। पर कल 40वां वो चहलुम बोलते ना, उसमें जो है इंडिया की तरफ से और डिफेंस के स्टेट मिनिस्टर कोई रहे तो उनको भेज के थोड़ा वहाँ पे पार्टिसिपेट करना, ये सब देखा गया। तो इंडिया जो है थोड़ा अपने एहसास हो रहा है कि ये अब मेन अब इंडिया के ऊपर, लोगों के ऊपर इमीडिएटली डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि आपका बफर क्या है 29 अप्रैल तक,
29 अप्रैल के शाम में 6 बजे बंगाल के और बाकी के इलेक्शंस पूरे खत्म हो जाते हैं। तो उसी रात में आपको जो है पेट्रोल का दाम, मैं समझता हूँ ये बार तो डायरेक्ट 10 रुपये 15 रुपये बढ़ा देते हैं, क्योंकि अभी तक ये है $150 से खरीदना, बल्कि एक पॉइंट है। दूसरी पॉइंट है कि अगर अभी तक और अभी फिलौखत इंडिया कैसा कूप अप कर रहा, 21 या 22 शिप्स वहाँ पे अटके हुए थे, उसमें से पहले 2 निकले, फिर 3 निकले, फिर आजकल में 1 निकला, लेकिन अभी भी 14 या 15 वहीं ठहरे हुए हैं, उसको रिलीज करवा लेना है। तो अगर ये ईरान बोल रहा हम कोई टैरिफ नहीं लगाते, वो लोगों को फ्री में, वो लोग फ्री में भी छोड़े तो फिर अब अमेरिका वाला आगे आने के बाद में अमेरिका रोकता ना, क्योंकि उन्हें सेकंड ब्लॉकेड करके रखा वहाँ पे। तो ये एक हालत है। अगर उसको फ्री में छोड़ रहे तो 1-2, क्योंकि इंडिया के ऊपर ऑलरेडी पाबंदियां लगाया हुआ है, बोले तो रियल सैंक्शंस नहीं, आप रशिया से ऑयल नहीं खरीदना, रशिया से गैस नहीं खरीदना, बोल के जब कतार से अब गैस इंटरप्ट हो गया, कतार से तो गैस आना बंद हो गया तकरीबन, तो अब कहाँ से गैस आ रहा? रशिया से जो है सैंक्शनड, रशिया के ऊपर अमेरिका के सैंक्शन है, रशिया बिजनेस नहीं कर सकता, तो क्या करे, ये भी चोरी छुपी से जो स्टैग्नेटेड है 40% डिस्काउंट पे अब रशिया अमेरिका इंडिया को गैस बेच रहा, तो वो गैस लेके आ रहे हैं। वो गैस भी 45 दूसरी रास्ते से कहीं 45 डेज के बाद में कहीं वेजल्स आ रहे, बहुत लंबा रास्ता लेके। तो फिर ये सब रूट्स को जो है हार्मोज बंद होने के बाद में अब ये कितने दिन तक ये एडिशनल बर्डन, अब अगर डिस्काउंट भी दे रहा तो ये पूरा आपको ट्रांसपोर्टेशन में इसका पूरा निकल जा रहा। और कल सुबह में पूरा अमेरिका भी इंडिया के वेजल्स को आना रोक दिया, तो फिर इंडिया कहीं का नहीं रहता। जी हाँ, सही है। ये पूरे इंटरनेशनल पिक्चर है, लोग समझते हैं कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जब आप पॉकेट के ऊपर, अब तो आप गैस के किल्लत हो गई, प्रॉब्लमेटिक हो रहा। पहले जो है आप गैस घर को लाने के बाद में 10-15 दिन के बाद में भी, और सबसे भी एक असर देखो, आप 100 रुपये में आप 5 किलो आलू खरीद रहे हैं, कभी खरीदे? जी। अब मिल रहा है आपको रोड पे 100 रुपये में 8 किलो प्याज मिल रहा। जी। किस वजह से मिल रहा, क्या है? आप ये सस्ता है बोल के समझ रहे हैं। एक तो ये सस्ता बोल के आपको घर को आ रहा बोल के आप सस्ता समझ रहे, लेकिन मार्केट का इम्पैक्ट जो उसको वो अगवाया, मतलब जो किसान है उन तो कर्जों में डूब के मर रहा है वहां पे। जी हाँ, क्योंकि उसके पास ये जो पूरा स्टॉक है ये बाहर नहीं जा रहा ना। ये आलू एक्सपोर्ट होता इंडिया से, प्याज एक्सपोर्ट होता, ये 2 एक्सपोर्ट्स क्यों रुक गए? जंग की वजह से रुक गए। आपको कई तरकारी आपको अब सस्ता मिल रहा, क्यों मिल रहा? और आपको वाटरमेलन, तरबूज क्यों सस्ता मिल रहा? तरबूज इंडिया से कई तरबूज जो है एक्सपोर्ट होके जाते मिडिल ईस्ट कंट्रीज को। मिडिल ईस्ट कंट्रीज को कोई जा रहा ही नहीं ना, बासमती राइस नहीं जा रही। फिर ये क्या होता, ये पाइलअप होने के बाद में क्या होता, थोड़े चीज़ें जो है पेरिशेबल गुड्स वो तो सड़ जाते, और बाकी के पड़े रहे तो अब बासमती चावल भी हमेशा के लिए वैसा ही नहीं रहता ना, वो भी खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर इसका सभी इम्पैक्ट किसके ऊपर गिरेगा? आपके रसोई पे गिरेगा। आप लोग समझ रहे नहीं, इंडिया का जो है सिस्टम अभी इलेक्शन के वास्ते आप है, आप 29 के बाद असली रूप दिखाएगा। 29 के बाद आप मई का महीने में देखो, गर्मियों के साथ साथ में जेब भी गर्म हो जाता आपका। सही। अगर यही कंटिन्यू हो रहा, और कंटिन्यू नहीं हुआ तो भी जो है इसका असर लॉन्ग पेंडिंग में थोड़े दिन तक इसका असर रहता आपको। तो वो पूरा नॉर्मलाइज होने के वास्ते 3 महीने लगे जा, 4 महीने लगे जा। लेकिन आइंदा वाला सिर्फ मई का महीना गर्मी ही नहीं, मैं बता रहा, जेब भी गर्मी होगा, दिमाग भी गर्म करता। सही। सर, अगर हम सीधी बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का काफ़ी ऑयल गुजरता है, तो इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर कितना बड़ा असर हो सकता है? मैं वही बता रहा था ना, पहले भी मैं बोला था, दुनिया अब सपोज 100% ऑयल की ज़रूरत है वर्ल्ड में, तो उसमें से 21% मतलब 5वां हिस्सा तकरीबन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। उसके ऊपर अगर आप रोक लगा दिए तो आप हर चीज़ के लिए आपको डिपेंडेंस कहाँ पे है? ऑयल, एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है आपके पास। एनर्जी किधर से निकलता? आपको डीजल, पेट्रोल, सब भी एनर्जी है। अब जब वो एनर्जी और गैस,
और गैस के वजह से आपको कितना नुकसान होता मालूम? गैस रोक दिए। जो एलएनजी लिक्विडेबल नेचुरल गैस है ना, एलएनजी गैस से ही आपको यूरिया बनता, जी हाँ, अमोनिया बनता। अगर ये खाद नहीं मिला तो रैयत कहाँ से जो है जी। आपको फसल उगाएगा? जी हाँ, तो अब ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में कई गुना यूरिया का रेट बढ़ के हैं। तो इंपोर्ट, अब वो सीजन आ गया, अभी थोड़ी बहुत है, ये सीजन तो निकाल लिए, मतलब 10 रुपए की जगह 15 रुपए में सीजन निकल गया समझो आपको। लेकिन आइंदा सीधा 15 रुपए में नहीं निकलेंगे, आपको नहीं 30 रुपए होगा या तो 45 रुपए होगा, जी हाँ, मतलब आपका जेब का खर्चा। तो डबल ये ट्रिपल हो जा सकता होगा, डबल अचानक। ट्रिपल भी हो जा सकता, जी हाँ। इसका कहाँ तक लेके जा सकते हैं जी। पूरा असर बोल के। अब फिलौकत जो है कुछ भी करे के अरेंजमेंट कर ले रहे अपने अपने कंट्रीज से, लेकिन अब ये लॉन्ग ऐसा ही चल रहा तो तबाही हो जाती ना। जी हाँ, तो ये बहुत बड़ा ज्यादा, अब जैसा कि $150 एक बैरल, $150 बोले तो अभी तो रिकॉर्ड लेवल बोल के बता रहे। मतलब आप कॉमन परसेप्शन में आप 100 रुपये लीटर खरीदे खुद तो आपका माशी हालत कैसी थी, 150 रुपये में खरीदे तो आपको कैसा इम्पैक्ट दिखता, वही इम्पैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे आपको होगा। और इसके वजह से क्या हुआ, जब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मतलब पूरे एसेंशियल कमोडिटीज़ के रेट्स पूरे जो है आसमान छूने लगेंगे, तो आम आदमी का ज़िंदगी जो है बोलो आखिरी दुर्भर हो जाएगा। आखिरी दुर्भर हो जाएगा। जब तो गोदी मीडिया तो उसके कई फायदे गिनाना शुरू वो कर अलग, देंगे वो अलग। अब ये अब मीडिया अगर ठीक रहा जी। तो इतना बड़ा दूसरे लोगों को बात करने की, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं रहती थी, क्योंकि जो ग्राउंड सिचुएशन बताए तो बस है, आप उसको एग्जैगरेट मत करो, कुछ भी नहीं करो। जो हालत वहाँ पे बाम गिर रहा तो बाम गिर रहा बोल के बोलो, बाम गिरा ही नहीं, कराची को ऑक्यूपाई कर लिए जैसा बोल दिए तो अब अगर खुदा ना खास्ता कल कुछ हम यहाँ पे ऐसा बोल रहे तो वो लोग उधर के वाले बताने कि दिल्ली कुछ कब्जा कर लिए बोल के, हो सकता ना भाई, हो सकता है। तो ये नहीं, वो तो फैक्चुअली इसीलिए मीडिया का जो है क्रेडिबिलिटी चले जा रहा है ना, तो मीडिया पे तो इसीलिए दूसरे वेबसाइट में ढूंढो, सोशल मीडिया में क्या आ रहा, कौन वर्कआउट कर रहा, कहाँ से कर रहा, सोर्सेस कौन है, पर्सनल इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड होकर आज रिपोर्टिंग चल रहा, क्योंकि फैक्चुअल होना है। मुतासिर जो हुआ उन वीडियो निकाल के डाला सो उसका इम्पैक्ट जाता है, इसीलिए वो वायरल हो रहे हैं ना, तो आप फैक्ट वहाँ से आ रहा। तो ये अब ये गोदी मीडिया का जो भी है, अब वो पाकिस्तान में, अगर वो पाकिस्तान में मेजबान करे तो तुम्हारी क्या तकलीफ है, होने दो, कुछ अमन तो कायम हो गया तो अलग बात है ना। जो काम तुम नहीं कर सके, तुम्हारा पड़ोसी कर रहे तो तुम्हारा हार्ड बर्निंग क्यों, तो ऐसा हो गया है हालत ही है पूरा। सर अगर हम आगे का सोचें तो आपको लगता है कि सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी या फिर दुनिया को और ज़्यादा टेंशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा? एक पॉइंट है कि अगर इजराइल के प्रेशर में और ज़्यादा आ गया अमेरिका जी, तो ये जो है यहाँ 3 पॉइंट्स मेनली है, क्योंकि ईरान की मौजूदगी इजराइल को खटकते रहता, फर्स्ट पॉइंट है। इजराइल का मकसद है ग्रेटर इजराइल बना लेना, लेबनान को कब्ज़ा करो, सीरिया में पार्ट्स ऑफ सीरिया में कब्ज़ा करो, सऊदी अरेबिया में पार्ट्स ऑफ करो, ये पूरा जो है वहाँ पे एक सुपर पावर बनना मिडिल ईस्ट में बोल के उसका एक ख्वाहिश है। और वो लोग जो है वो, तो उसमें अगर जो गाना सुना रहा अमेरिका को, वो गाना सुन के ही ना ये पूरा वार शुरू हुआ सो, तो अगर वो गाना और ज़्यादा उसके ऊपर अमेरिका के ऊपर असर पड़ गया तो जो है वार इमीडिएटली रुकने वाला नहीं है। और अमेरिका को है समय, जैसा पहले अपने डिस्कशन में बताया कि भाई अमेरिका जो है अपना वजूद वहाँ पे ख़त्म करने के वास्ते अग्री नहीं हो सकता, इसको कोई ना कोई अल्टरनेट होना। लेकिन अब ईरान के पास न्यूक्लियर से भी बहुत ज़्यादा असरदार हथियार जो है हार्मोज है, तो ये हार्मोज के लिए बंद करने से अब इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप हो रहा। तो इंटरनेशनल प्रेशर अगर अमेरिका के ख़िलाफ़ में ज़्यादा बिल्डअप हो गया तो डेफिनेटली जो है ईरान के कई शर्तें मानने के क्या बोलते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कंसेंट के ऐसे चांसेस रहते। अगर वही दबाव अगर अमेरिका ईरान के ऊपर पड़ा
तो अब थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता, क्योंकि ईरान के ऊपर अटैक करने की अमेरिका और ज़्यादा करने की कोशिश करी है, और इसके साथ में नाटो कंट्रीज भी अगर शामिल हो गए तो चाइना खामोश नहीं बैठेगा, रशिया खामोश नहीं बैठेगा। जी हाँ। तो ये आइंदा मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि ये सीनरीज वो जितना हिसाब से जितना तक अपने को समझ में आता कि नई अगर रशिया इन्वॉल्व होता बोल के बोल रहा था ना, अगर रशिया कोई इनिशिएशन लेके उसके साथ में चाइना भी इनिशिएशन लेके, चाइना तो अब डरा रहा इनडायरेक्टली कि हम आप हमारे जहाज़ों को रोक के देखो क्या होता बोल के, तो रोकने की हिम्मत अभी तक तो नहीं करा। 2 वहाँ से निकल गए, ये कोई रास्ता जो है दूसरा रास्ते से निकला बोल के तो बता रहे। अगर ऐसा डायरेक्टली कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो गया चाइना के जहाज़ों को रोक के, अगर कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो गई अमेरिका और चाइना के बीच में, तो वो वार जो है और एक रुख लेने का है ये है। लेकिन अब फिर आगे आशा की किरण दिख रही ना जुमेरात के दिन, देखा क्या होगा। मगर वर्ल्ड वार के लिए कोई नाटो कंट्रीज तो तैयार नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुआ बोले तो सबसे भी ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया पे भी होता। इंडिया का कोई ठोस स्टैंड नहीं, कम से कम ऐसे चीज़ों में यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में मिलके अगर आवाज़ उठा के अमेरिका के ऊपर थोड़ा प्रेशर बिल्डअप करने की कोई कोशिश हुई तो इंडिया से के तरफ से जो है नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर रहे, क्या कहीं किस वास्ते नहीं कर रहे, अब उसके पीछे क्या है उसके क्लियर रीजंस अपने को समझ में नहीं आ रहे अभी तक। तो देखेंगे आइंदा चल के क्या होता है। ये इलेक्शंस के बाद में प्राइम मिनिस्टर कुछ वार के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इलेक्शन खत्म हो जाता, देखा जाएगा। इसाकी सर, आज आपने इस पूरे इश्यू को बहुत ही क्लियर और आसान अंदाज में समझाया, और आपने ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक इम्पैक्ट दोनों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम कैंडिड टॉक की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें दावत देने के लिए, थैंक यू। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी की लाइफलाइन है। यहाँ होने वाली हर छोटी बड़ी डेवलपमेंट सीधा असर डालती है फ्यूल प्राइसेस पर और आखिरकार आम आदमी की जेब पर। आने वाले दिनों में ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि क्या सिचुएशन कंट्रोल में आती है या फिर दुनिया एक और बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ती है। तो दोस्तों, अब आप बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या ये सिचुएशन सिर्फ एक टेम्पररी टेंशन है या फिर एक बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत है? अपने राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपकी सोच भी इस डिस्कशन का एक अहम हिस्सा बनता है। अगर आप ऐसे ही रियल और इम्पोर्टेंट इश्यू को सिंपली और क्लियर अंदाज में समझना चाहते हैं तो कैंडिड टॉक्स के साथ जुड़े रहें। मैं हूं आपका होस्ट अहमद और आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक करंट अफेयर्स। मिलते हैं जल्द ही एक नए इश्यू के साथ। तब तक खुद भी समझिए और दूसरों को भी समझाइए। धन्यवाद।